गुड आफ्टरनून क्लास। और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। और आज हम इंग्लिश का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर वो है तो वो एक मक्का की तरह काम करता है। मक्का का मतलब होता है कि वो एक सेंटर होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच घूमती है। तो उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है उसका? उस टॉपिक का नाम है आपका वर्ब। क्या नाम है टॉपिक का? वर्ब। जरा ध्यान से देखिए वर्ब चैप्टर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर टॉपिक इससे कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिसका वर्ब स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश के अंदर, समझ लीजिए उसको इस इंग्लिश के ग्रामर के अंदर एक महारत हासिल है। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको बताऊं, अगर वर्ब नॉर्मली लोग जो समझते हैं कि वर्ब सिर्फ एक्शन को समझते हैं। हाँ जी, वर्ब क्या होता है? सिर्फ एक्शन होता है। ये बेसिकली जो आप कभी भी नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे तो वो क्या करोगे कि एक्शन होता है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ब होता है, क्योंकि एक्शन का मतलब होता है कोई एक्शन करना। लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि जो वर्ब है वो एक इवेंट भी होता है। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि एक्चुअली वर्ब की वैरायटीज या डेरिवेटिव्स क्या है। तो जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी चीज होती है इसके अंदर स्टेट, ठीक है, और चौथी चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? पोजीशन। जी हाँ, अब जरा जानने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों मैं एक्शन यानी वर्ब को इक्विवेलेंट एक्शन क्यों नहीं कर रहा हूं। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कहूं कि क्या ही इज टीचिंग, मैंने लिखा क्या? ही इज टीचिंग। तो इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि यहां पे कोई एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन क्या है? वो एक कंटिन्यूस एक्शन है। उस एक्शन को करने वाला कौन है? उस एक्शन को करने वाला कौन है? वो ही है। तो इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि यहां पे वर्ब एज एन एक्शन काम हो रहा है, एज एन एक्शन काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक इवेंट का एग्जांपल दूं, इवेंट का एग्जांपल जैसा मैंने सिंपली लिख दिया, क्या? इट इज रेनिंग, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? इट इज रेनिंग आउटसाइड, या फिर नॉर्मली इट इज रेनिंग। ये एक्शन तो है, हाँ ये एक्शन तो है, लेकिन क्या इसका कोई करने वाला है? ध्यान दीजिए, एक्शन वो होता है, एक्शन रोल वो होता है जिसका कोई करने वाला होता है, लेकिन इवेंट वो होता है जिसका कोई करने वाला नहीं होता। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इस एग्जाम्पल के अंदर करने वाला कोई नहीं है, यानी बारिश का डूअर कोई नहीं है। तो जिस चीज का कोई डूअर नहीं होता उसको इवेंट कहते हैं, उसको घटना कहते हैं। इसीलिए हम एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि एक्शन तो एक्चुअली कोई डूइंग होती है जिसको कोई डूअर करता है, लेकिन इवेंट एक हैपनिंग होती है जो कि खुद होती है। हैपनिंग क्या होती है भाई? जो खुद होती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हैपनिंग जो होती है वो खुद होती है। जैसा आप देखेंगे कि बारिश जो है वो खुद हो रही है, उसको करने वाला कोई नहीं है। अगर हम बात करें स्टेट की, जैसे मैंने यहां कहा कि ही इज टीचिंग, लेकिन अगर मैं खाली ये बोल दूं कि he is a teacher, he is a teacher, तो आप जरा जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर is जो है वर्ब तो है, is तो है, वर्ब तो है। क्या ये एक्शन है? नहीं, क्योंकि यहां पे ही कोई एक्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या ये इवेंट है? नहीं, ये कोई इवेंट भी नहीं है जो कोई हो रही है, खुद से हो रही है, नहीं। बल्कि ये तीसरी कंडीशन जो है वो आपकी क्या है? स्टेट है। स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, टीचर है, यानी किसकी स्टेट बताई जा रही है? सब्जेक्ट का कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा, सब्जेक्ट का कोई इवेंट नहीं बताया जा रहा, बल्कि क्या बताया जा रहा है? सब्जेक्ट का बताया जा रहा है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट कहलाया जा सकता है अगर टेक्निकल भाषा में कहें, लेकिन इस बात को समझिए, यहां पे ये इसका स्टेटस बताया जा रहा है कि टीचर जो है वो ही जो है वो एक टीचर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोजीशन की। जरा हमने ये कहा कि भाई आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो हैव यहां पे वर्ब तो है, वर्ब से तो कोई डिराई नहीं करेगा क्योंकि वर्ब तो है ये, लेकिन क्या ये एक्शन है? अब मेरे पास कोई कार है तो इसमें मैंने कोई एक्शन तो किया नहीं है। क्या ये कोई इवेंट है? क्या यहाँ पे कोई इवेंट खुद से हो रही है? यहाँ पे ऐसा भी कुछ इस सेंटेंस से पर्टिकुलरली नजर नहीं आ रहा है। हाँ, क्या ये स्टेट है?
क्या ये मैं अपना स्टेटस बता रहा हूं? भाई ये मेरा स्टेटस तो नहीं है, मेरे पास कार है, ये मेरा कोई स्टेटस नहीं है। ये मेरा स्टेटस बना तो सकता है लेकिन ये कोई मेरा स्टेटस नहीं है। बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे मैं अपना पोजीशन जता रहा हूं, तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो एज अ पोजीशन है, ध्यान रखना। तो वर्ब जो है वो क्या है? एक्शन के रूप में लिखी जा सकती है, इवेंट के रूप में लिखी जाती है, स्टेट के रूप में लिखी जा सकती है, पोजीशन के रूप में लिखी जा सकती है। जरा दोबारा से इस बात को जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ही इज टीचिंग, यहां पर एक्शन कर रहा है कौन? यहां पे एक्शन कौन कर रहा है? यहां पे एक्शन कर रहा है ही। अब ये देखिए, इट इज रेनिंग, एक्शन तो ये भी है लेकिन ये एक्शन जो है वो इवेंट है। क्या है? इवेंट है, जो घटना हो रही है, और ये घटना जो है इसका कोई डूअर नहीं है। तो दो तीन चीजें समझ लीजिए, एक्शन तब होता है जब उसका कोई डूअर होता है, लेकिन इवेंट जब होता है जब उसका कोई डूअर नहीं होता, वो घटना खुद घट रही है। ठीक है। स्टेट क्या होता है? स्टेट सब्जेक्ट का स्टेटस बताया जाता है। स्टेट जो होता है वो सब्जेक्ट का स्टेटस बताता है, तो ये वाली जो वर्ब है वो स्टेट वर्ब है। ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन देखेंगे, यहां पर पोजीशन बताया जा रहा है, यहां पे कोई स्टेट नहीं बताई जा रही, कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा, और ना ही यहां पे कोई इवेंट बताया जा रहा है। तो ये है एक्चुअली वर्ब की डेफिनेशन। अगर आप वर्ब को इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आने वाली किसी भी एरर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है। बेसिकली वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है, इस बात को जानने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, ब्रॉडली अगर हम देखें तो वर्ब जो है, ध्यान से देखेंगे आप, वर्ब जो है ब्रॉडली कैटेगराइज की गई है सिर्फ दो भागों के अंदर। ब्रॉडली कैटेगराइज की गई है कहां पर? सिर्फ दो भागों के अंदर। एक भाग तो कहलाया जाता है क्या भाई? फाइनाइट वर्ब। एक भाग कहलाया जाता है आपका क्या? फाइनाइट वर्ब कहलाया जाता है। और दूसरा भाग जो होता है वो कहलाया जाता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि हमने बहुत बार ये सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें पढ़ा ही देता है। एक्चुअली दोनों वर्ब ही होती है, ये बात ध्यान रखना। वर्ब से भागेंगे नहीं क्योंकि वर्ब ही होता है ये। नॉन फाइनाइट वर्ब भी आपकी वर्ब ही होती है, ये बात भी भूले ना बिल्कुल, क्योंकि ये आगे काम आएगी कि क्यों वर्ब बार बार बोल रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, फाइनाइट वर्ब के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो बेसिक चीजें, पहले तो हम उसमें पढ़ते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। एक तो इसमें होती है क्या हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है पढ़ने का वो होता है क्या? इसमें होता है मेन वर्ब। क्या होता है जी? मेन वर्ब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और तीसरी चीज जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लिंक वर्ब। इसको बहुत अच्छे से जानेंगे हम। ठीक है। और हम फाइनाइट वर्ब में क्या पढ़ने वाले? फाइनाइट वर्ब के अंदर हम पढ़ते हैं तीन ही चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी? पार्टिसिपल पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम क्या इसके अंदर? दूसरा पढ़ेंगे हम जीरंड। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा जीरंड। और तीसरा पढ़ेंगे हम क्या? तीसरा इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव। क्या पढ़ेंगे जी? ध्यान से देखिए, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। अब जरा देखिए, तो बेसिक सबसे पहली बात सर, आप फाइनाइट वर्ब ने आपने इधर भी लिख दिया, नॉन फाइनाइट आपने इधर लिख दिया, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है वो अंतर समझते हैं। देखिए, हमेशा याद रखना, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और ये बात जो है आपको ग्रामर के हर पॉइंट ऑफ व्यू पे आएगी, बार बार देखने को मिलेगी। फाइनाइट वर्ब जो है वो बेसिकली टाइम की तरफ रेफरेंस करता है, यानी वो कहीं ना कहीं टाइम बताता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट, ठीक है, जैसे इज एम आर और आपका वॉज वर्ब, ठीक है, और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो आपको टाइम को जताती है। मेन वर्ब भी टाइम को बताती है, लिंक वर्ब भी टाइम को बताती है। लेकिन ये जो वर्ब होती है ये टाइम को नहीं बताती है। ये किसे नहीं बताती भाई? टाइम को नहीं बताती है। तो भैया ये टाइम को नहीं बताती है, तो ये वर्ब करती क्या है? इस वर्ब का काम क्या है? आइए जरा बात करते हैं। पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल जो बनाते हैं ना हम, तो वो हम एडजेक्टिव से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एडजेक्टिव। यानी पार्टिसिपल वर्ब से जब हम पार्टिसिपल बनाते हैं तो वो किसका काम करती है? एज एन एडजेक्टिव काम करती है, यानी क्वालिटी बताने का काम। और एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। यानी ये वर्ब जब आप
इस वर्ब से आप पार्टिसिपल बनाओगे तो ये कैसा काम करेगी, ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, फिर जीरण का क्या होगा जी? जीरण का काम होगा नाउन बताने का। जीरण का क्या काम होगा? नाउन बताने का। ये वर्ब से नाउन की तरफ बात करेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ना ही तो एडजेक्टिव टाइम को बताती है, ना ही आपकी नाउन टाइम को बताती है। तो ये वर्ब एक्चुअली क्या है? ये वर्ब तो है, लेकिन सेमी वर्ब है जो टाइम की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि एडजेक्टिव या फिर नाउन की तरफ इशारा करती है। इन्फिनेटिव भी बेसिकली मेनली तो नाउन ही बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट होती है। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव है वो एज एन एडवर्ब भी काम आती है, कई बार एज एन एडजेक्टिव भी काम आती है, और ज्यादातर तो नाउन ही काम आती है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके कंपैरेटिव एग्जाम के हिसाब से, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नाउन का काम करती है। तो जीरंड और इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल आपका किसका काम करता है? वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। याद रखना, नॉन फाइनाइट को हम सेमी वर्ब भी कहते हैं। ये सेमी वर्ब की तरह काम करती है, क्योंकि ये वर्ब तो होती है लेकिन टाइम बताने का काम नहीं करती। वर्ब तो होती है लेकिन टाइम बताने का काम नहीं करते हैं। आइए जानने की कोशिश करें ये क्या है, ये सब एक एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम एक एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है क्या इसके अंदर? आपका फाइनाइट वर्ब। मैं छोटे छोटे समरी के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब में मैंने जैसे आपको बताया कि पहला तो होता है आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर है ना, दो चीजें आप जरूर पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। क्या होगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरा पार्ट इसके अंदर आप पढ़ेंगे क्या? मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी? मॉडल ऑक्सिलरी। अब याद रखिए, प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब, दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं? दोनों की दोनों भैया ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यानी मॉडल वर्ब जितनी भी हम पढ़ते हैं वो कैसा काम करती है? मेन वर्ब का काम नहीं करती है, वो हमेशा एज एन कैसे काम करती है? एज हेल्पिंग वर्ब काम करती है। तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो चीजें होती है। अब जरा जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी वर्ब में हम क्या पढ़ेंगे। कि प्राइमरी वर्ब में मैं आपको बताता हूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब आप पढ़ते हो तो इसके अंदर आप तीन चीजें पढ़ते हो। एक तो डू पढ़ते हो, ठीक है, और इसके अंदर एक पढ़ते हो आप हैव, ठीक है, और एक पढ़ते हो आप क्या? बी। क्या पढ़ते हो? बी। अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है, लेकिन कई बार ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। तो फिलहाल तो क्योंकि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देख रहे हैं, तो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी। तो ये तो इसकी बेस फॉर्म है। कैसी फॉर्म है जी? हाँ, ये बेस फॉर्म कहलाती है। अब ये अगर मैं इसे प्रेजेंट के सिंगुलर उसमें लिखूंगा तो डज या डू हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट में लिखूंगा। और अगर मैं इसे पास्ट में लिखूंगा तो ये बन जाएगा जी, डिड बन जाएगा। इसे हैव को देखेंगे, हैव को आप देखेंगे, हैव और हैज ये प्रेजेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है। और जरा देखें ध्यान से, हैव और हैज ये किसके लिए काम आते हैं? ये प्रेजेंट के काम आते हैं, लेकिन इसका एक पास्ट होता है, दैट इज हैड। अब जरा हम बी की बात करेंगे। बी में प्रेजेंट में क्या क्या आता है भैया? एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है भैया आर, ठीक है, ये प्रेजेंट है। लेकिन एक होता है पास्ट जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वॉज या फिर वर, और ये तो आपकी बेस फॉर्म है ही। तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। क्या करता है? मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। सपोर्ट मेन वर्ब, ध्यान रखना इसका काम मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखने वाली चीज है, लेकिन उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब की कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है जब तक उसका मेन वर्ब ना हो। तो हमेशा इस बात को याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस। अब तो इस सेंटेंस को पढ़िए। अब देखिए ये है तो क्या हमारा, यहां से देखिए, है तो हमारा किस में आ रहा है भाई? प्राइमरी वर्ब में आ रहा है, और प्राइमरी वर्ब आपकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब आती है जब उसके साथ कोई मेन वर्ब हो, लेकिन इस वर्ब के बाद तो कोई आपकी वर्ब है ही नहीं। अगर आप आई को देखेंगे, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
ठीक है, ये वर्ब का काम कर रहा है और ये कर रहा है भैया ऑब्जेक्ट का काम। ठीक है, तो यहां पर कोई दूसरी वर्ब तो नजर आ ही नहीं रही जो हेल्पिंग बन जाए, लेकिन हाँ ये हेल्पिंग बन सकती है अगर मैं सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखता, आई हैव क्या डन, आई हैव डन दिस। समझ में आ रहा? अब जरा देखिए यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसी वर्ब है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डन जो है यहां पर ये मेन वर्ब। तो यहां ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है और यहां पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो ये जरूरी नहीं है जो मैंने सारी वर्ब लिखी है वो हमेशा प्राइमरी वर्ब ही हो, ये कई बार मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और कई बार हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है। पहचानने का तरीका क्या है जी? पहचानने का तरीका यह है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी तो आप हमेशा इस बात को याद रखना कि उसके बाद आपका मेन वर्ब जरूर आएगा, लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं है तो फिर वो किस तरह से काम करेगा, फिर वो आपका खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा बात करते हैं मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, जैसे कुड हो गया, आपका कैन हो गया, ठीक है, आपका मे हो गया, आपका क्या हो गया भाई, माइट हो गया, ठीक है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे यहाँ पे मोडाल वर्ब हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब में आप सिर्फ दो चीजें पढ़ते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, डू, हैव एंड बी, और मोडाल वर्ब में ये सारी की सारी मोडाल वर्ब हम पढ़ते हैं, दोनों की दोनों होती है हेल्पिंग वर्ब में। अब जरा हम बात करते हैं किसकी जी? ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब बात करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है जरा बताएं। मेन वर्ब क्या होगी, कमेंट करके हमें बताएं अगर देख पा रहे। तो दूसरा है भैया मेन वर्ब। जब हम मेन वर्ब पढ़ते हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट वर्ब है, इतनी इंपॉर्टेंट वर्ब है, इससे ना जाने आप कितने क्वेश्चंस, कितनी एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब हमेशा याद रखना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है क्या भैया, ये बहुत बार सुना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है ये? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, और एक दूसरी होती है भाई, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपने अगर यूपी बोर्ड से किया है तो भैया 12th तक पढ़ा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी वर्ब है ये जो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, लेकिन ये इतनी इजी नहीं है जितना कि बच्चे समझ बैठते हैं, जितना उन्हें लगता है कि हाँ यहां से इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं आपको कभी एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको ढेर सारे हर चीज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से रिलेट कर जाती है। जरा ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? भाई ट्रांजिटिव वर्ब ये होता है विच रिक्वायर्स, क्या भैया? विच रिक्वायर्स, जिसे जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है जी? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही फॉर्म में आ सकता है, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फॉर्म में आता है? सिर्फ दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है। ये बात जिसको समझ में आ गई ना वो खेल जाएगा पूरी इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश को देखने का आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये उल्टा हो जाएगी बस डेफिनेशन, विच डजंट रिक्वायर, विच डजंट रिक्वायर क्या? ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब इस सेंटेंस को, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए या समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई स्टॉप्ड द कार, आई स्टॉप्ड द कार। अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जवाब होना चाहिए हाँ ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इस स्टॉप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या स्टॉप किया है, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या स्टॉप किया है। और एक और तरीका होता है ट्रांजिटिव वर्ब को जानने का। ट्रांजिटिव वर्ब के दो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट और हुम का रिप्लाई। याद रखना, व्हाट और होम का रिप्लाई का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा आई स्टॉप द कार, तो इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? व्हाट डिड आई स्टॉप?
मैंने क्या रोका? तो मैंने कार को रोका। जब कभी भी क्वेश्चन आपका व्हाट या whom से बनेगा तो याद रखना वो वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो यहां से पता लग रहा है आपने क्या रोका? आपने कार को रोका। क्या रोका? आपने कार को। तो व्हाट आ रहा है ना इसके अंदर कि क्या रोका? तो कार को रोका। तो इसका मतलब स्टॉप आपकी क्या है? स्टॉप आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यही सेंटेंस में कुछ इस तरह से यहां पर लिख देता हूं, आई stopped near the car. I stopped near the car. अब इस केस में आप मुझे बताइए कि क्या स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भैया स्टॉप जो है यहाँ पे क्या है, आय कहां गया भाई हमारा, ये आ गया हमारा आय। तो स्टॉप जो है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है जी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है जी? क्योंकि मैंने क्या स्टॉप किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ स्टॉप किया ही नहीं है, वो तो मैं खुद स्टॉप हुआ हूं। तो व्हाट से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। अब जरा देखिए, हाँ मेरा क्वेश्चन उससे बनना है कि मैंने कहां स्टॉप किया। कहां स्टॉप किया? मैंने बताया कि भैया मैंने कार के पास स्टॉप किया। तो ये एक्चुअली वेयर का क्वेश्चन बन रहा है, और वेयर का मतलब होता है प्लेस, और प्लेस में आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बेसिकली ये जो स्टॉप के बाद है ये सारा का सारा एडवर्ब है। सारा का सारा क्या है? एडवर्ब। आज एक बहुत पते की बात तुम्हें बता देता हूं, शायद तुम्हें मुझे दुआ दो ये बात जानने के बाद। देखिए, आपको लग रहा होगा कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जी नहीं, कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। कार जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका? इस स्टॉप का नहीं है। कार जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन नियर का है। जी हाँ, ये इस कार जो है वो प्रेपोजिशन नियर का ऑब्जेक्ट है। और याद रख लेना, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों के होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, या फिर आप प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये मेरी बात है ना, ध्यान से लिख लेना। ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, या फिर ऑब्जेक्ट आता है भैया प्रेपोजिशन के बाद। इस ध्यान रखना, अगर वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट दो है, ऑब्जेक्ट के आने के दो तरीके हैं, या तो वो वर्ब के बाद आएगा या फिर वो आएगा प्रेपोजिशन के बाद। तो भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन के बाद आया, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाता है या एडवर्ब बनाता है। अगर ये हाउ, वेयर, व्हेन, पर्पस, रीजन का बता रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा आपका एडवर्ब। और अगर ये क्वेश्चन बना रहा है किससे? क्वेश्चन बना रहा है किससे? विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, तो भैया ये होगा एडजेक्टिव। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बनना है वेयर का, कि मैंने कहां स्टॉप की, तो आपको अच्छे से पता है कि भैया मैंने नियर द कार स्टॉप की। तो नियर द कार मिलकर है ना एडवर्ब, ये से कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज, यानी आप जो है ना यहाँ पे एडवर्ब बना रहे हैं। अब ये ध्यान रखो, स्टॉप के बाद अगर कोई एडवर्ब आ रहा है, स्टॉप के बाद अगर एडवर्ब आ रहा है तो इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने क्या बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो स्टॉप के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारा आंसर सही होगा कि भैया स्टॉप जो है वो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ध्यान रखिए, बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना एक बार और तो समझ में आ जाएगा। अब जरा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? देखिए जी, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आपको पहचानना हो कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो समझ लीजिए अगर वो किसका जवाब दे रहा है, अगर वो व्हाट का जवाब दे रहा है या whom का जवाब दे रहा है, तो भैया वो तो है क्या? अगर वो व्हाट का या whom का जवाब दे रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर आपका सवाल किसका जवाब दे रहा है, जरा हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है। अगर वो किसका जवाब दे रहा है, अगर वो जवाब दे रहा है हाउ का, यानी कैसे किया, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, या फिर जवाब है वो, यानी इसमें सवाल जो बन रहा है वेयर का, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर आपका आ रहा है व्हेन का, यानी
एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिए वो एडवर्ब है। और जब एडवर्ब है, एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो जब एडवर्ब या एडजेक्टिव कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते तो इसका मतलब उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, और जब उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं तो वो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या कैसी वर्ब है जी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे अब जरा शांति के साथ समझ लेना ना, अगर समझ में आ जाए। He sings a song। जरा देखें क्या लिखा है, he sings a song, वो गाना गाता है। चलिए गाना गाने दीजिए। अब जरा हमें ये देखना है कि सिंग्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, बस ये जानने की कोशिश करनी है। अब इसे जानने के लिए आपको बस ये देखना है क्या इस सिंग्स का ऑब्जेक्ट है। वैसे तो साफ पता लग रहा है कि क्या गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है, तो सवाल क्या से बन रहा है? अगर मैं इसका सवाल बनाऊंगा तो सवाल क्या बनेगा? वॉट डज ही सिंग, तो वॉट से ही तो क्वेश्चन बन रहा है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां पर जब वॉट से क्वेश्चन बन रहा है तो इससे साफ पता लग रहा है कि यहां पे जो सिंग आपकी वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है जी? ट्रांजिटिव वर्ब है। और हाँ, अगर मैं सेंटेंस देखिए, अगर मैं सेंटेंस इस तरह से लिख देता, क्या he sings sweetly। अब मुझे बताओ कि ये किसका जवाब है? ये what का जवाब है या फिर how का जवाब है? आप जरा खुद सेंटेंस को पढ़िए कि वो क्या गा रहा है, ये बात हो रही है, क्या वो कैसे गा रहा है, ये बात हो रही है। तो हमें पता लगा कि इस सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पता लग रहा है कि वो कैसे गा रहा है, यानी यहाँ पे हाउ का सेंस आ रहा है। और हाउ का सेंस का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका मतलब आपकी स्वीटली जो शब्द है वो क्या है? वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो एक एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, दोबारा कहीं नोट कर लो, एडवर्ब और एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कौन बनेगा जी? ऑब्जेक्ट जो बनेगा कौन बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या फिर प्रोनाउन, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर किसी वर्ब के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव आती है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो वर्ब भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। बात समझ में आती है या नहीं? चलिए अब आप कहते हो सर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाने से फायदा क्या? क्या यहां से कोई क्वेश्चन आता है? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और आपको एक एरर देता हूं इसकी। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं बहुत ही अच्छे लेवल का, कि आपको मजा आ जाए। मैंने लिखा दिस इज द सेम दिस इज द सेम हाउस दिस इज द सेम हाउस that I lived in my childhood। बहुत प्यारा सेंटेंस। क्या आप इस सेंटेंस में कोई एरर निकाल सकते हैं? अपेरेंटली देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, तो इसे सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की आत्मा को जान लिया, उसकी सोल को जान लिया हो। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। दिस इज द सेम हाउस दैट आई लिव्ड इन माय चाइल्डहुड। अब जरा कोशिश करते हैं इसको सही कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है क्या? दिस इज द सेम हाउस, ये वही हाउस है दैट आई लिव्ड इन माय चाइल्डहुड। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आई लिव्ड, क्या लिखा है यहाँ पे? आई लिव्ड। अगर मैं नॉर्मली सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं रहूंगा कहां? मैं घर में ही रहूंगा ना। आई लिव्ड इन कहा? हाउस। आई लिव्ड इन हाउस। तो इसका मतलब है ये जो इन है, ये जो इन है वो किसके लिए लगा है? वो हाउस के लिए लगा है, क्योंकि मैं कहां रहता हूं? मैं हाउस में रहता हूं। आई लिव्ड इन हाउस। और ये जो है ये आपकी रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रही है? दैट जो यूज हुआ है वो हाउस के लिए हुआ है। और ये यहाँ पे जो दैट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? वो ये जो लिव्ड है ना इसका, यानी ये जो प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो आई लिव्ड इन
द सेम हाउस। अब ये बात बताइए, जब ये लिव्ड इन जो है वो इसके लिए, हाउस के लिए यूज हो गया, तो बताइए माय चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन के लिए इन कहां चला गया? तो इसका मतलब हमें यहां पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हमें यहां पर एक और इन लगाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा जी माय। तो सही सेंटेंस क्या होगा? दिस इज द सेम हाउस दैट आई लिव्ड इन माय चाइल्डहुड। समझ में आ रही बात? दिस इज द सेम हाउस दैट आई लिव्ड इन, यानी जो मैं रहा हूं वो हाउस में रहा हूं, और कब रहा हूं ये भैया चाइल्डहुड में। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। दैट आई लिव्ड इन, ये मैं वेयर का अप्लाई कर रहा हूं। कहां रहता हूं मैं? घर में। तो मैं किसका अप्लाई कर रहा हूं? वेयर का अप्लाई कर रहा हूं। और ये जो इन माई चाइल्डहुड है ये मैं जवाब दे रहा हूं व्हेन का। कब? इन माई चाइल्डहुड। तो यहां पर दो एडवर्ब यूज हो रही है। कौन कौन सी? इन हाउस करेंगे तो वेयर का अप्लाई यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इन माई चाइल्डहुड यानी ये व्हेन का अप्लाई है यानी तो ये होगा आपका क्या? ठीक है, तो इसे समझने के लिए आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इससे आगे हम पढ़ेंगे खूब। चलिए, थैंक यू सो मच।